हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। ये BHIC 134 का जो कि भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 तक का ये इतिहास है। और इसका मैंने एक पहले से ही वीडियो बना दिया है 1 घंटा 50 मिनट का। उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये एक मैंने बोला था कि एक PDF वाला लेकर के आऊँगा वीडियो, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हम इस PDF में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस PDF में जितने क्वेश्चन हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पहले वाले जो वीडियोस मैंने बनाया है उसमें हर एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये PDF आपको कैसे मिलेगा? अभी तक ये जो PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये स्कैनर की सहायता से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या जिस तरीके से ऑल स्टडी पॉइंट लिखा है वैसे आप टेलीग्राम पे लिख करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो करके आप इस PDF को फ्री में ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और पिछले वाले वीडियोस जो आपने नहीं देखे हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के इसे देख लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें जो क्वेश्चन है उसी के बारे में हम बात करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप देखें और समझें। अगर आप इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। और जो कि इसके बाद में जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, जून वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे। हर अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग यूनिट का, अलग अलग ब्लॉक का हर एक चीज़ को एकदम फुल डिटेल्स के साथ उसमें आपको उससे पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, और पहले असाइनमेंट अपलोड होगा, उसके बाद में वो सारे जो आपके जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब सब्जेक्ट की तैयारी इस पर कराई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहें और अच्छे रहें, खुश रहें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में देखे गए दो संक्रमण क्या है? ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में देखे गए दो संक्रमण इस प्रकार है। पहला है, मुगल साम्राज्य विघटित होकर क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में विभक्त हो गया, जो इस परिवर्तन का मुख्य कारण माना गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, दूसरा यहाँ यह कि इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के प्रभावों को समझने के लिए इसका एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में अध्ययन किया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं। बस उसका ये PDF है ताकि आपको आसानी हो, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बनाया गया है। देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर है? ठीक है, इसमें अंतर दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इसी का आंसर यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, मार्शल हॉक्सन। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, टीपू सुल्तान तथा हैदर अली के शासनकाल में मैसूर में भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें अच्छे तरीके से वर्णन कर दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट में इसको बनाऊंगा मैं। सिर्फ स्क्रॉल कर देना है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ये खुद कर दिया गया है, बहुत आसान वर्ड में दे दिया गया है। ठीक है, भू राष्ट्र प्रणाली के बारे में इसमें दिया गया है, जो कि हैदराबाद से रिलेटेड है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल राजनीति की क्या प्रकृति थी? उत्तर लिखिए। अब देखिए, बंगाल के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत सारे, ये बंगाल के बारे में मैंने पहले वो वीडियो में बता दिया एकदम फुली डिटेल्स। आप अगर उस वीडियोस को देख लेंगे तो इस PDF की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा वैसे ही। ठीक है,
बक्सर के युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विलियम जेम्स और भारत के बारे में लिखने वाले आरंभिक यात्रियों में क्या अंतर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, वारेन हेस्टिंग्स भारत के अतीत का अध्ययन क्यों करना चाहता था। कृषकों का शोषण कैसे और किस वर्ग द्वारा किया जाता था। क्या वाणिज्यीकरण किसानों के लिए लाभदायक था। अब देखिए, वाणिज्यीकरण के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चंस आए, आप इस आंसर को भी लिख देंगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ टॉपिक आप समझ लीजिएगा, उससे रिलेटेड आंसर आप लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या मंशा थी। किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे देख लें। अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे दिया गया है। मैं एकदम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्व के ठेके की व्यवस्था पर लघु टिप्पणी लिखे। छोटा एक टिप्पणी लिख देना है आपको राजस्व के ठेके की व्यवस्था पर। अस्थायी बंदोबस्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। तो अस्थायी बंदोबस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के क्या लाभ हैं। उत्तर दें। आप इसे अच्छे तरीके से देखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्यापार के एकाधिपत्य से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार अपने एकाधिपत्य को कायम रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। उत्तर दें। देखिए, ये सब यहाँ दे दिया गया उत्तर। ये आपके आसानी के लिए मैंने इस पीडीएफ को बनाया है ताकि आप इसे फ़ायदा उठा सकें। ये क्वेश्चन बहुत कम है, आंसर सिर्फ लंबा होने की वजह से ये पीडीएफ लंबा हो गया है। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय एवं राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करके भी इसे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा कंपनी की वाणिज्य नीति में क्या परिवर्तन आए। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में भी आएगा तो आप इस तरीके से ये भी आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भी आंसर जो है औद्योगिक क्रांति के रिलेटेड से ही है। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ टॉपिक याद रखिए और जो आपका उससे रिलेटेड है आप उसमें इन सब को अटैच कर दीजिए लिख करके, तो आपका नंबर मिल जाएगा, नंबर कटेगा नहीं। एक ही क्वेश्चन रहता है, उसको घुमा फिरा करके पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, अनौद्योगिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, अनौद्योगिकरण का अर्थ है उद्योगों का सतत पतन। अनौद्योगिकरण की पहचान दो तथ्यों से होती है, राष्ट्रीय आय में औद्योगिक आय का घटता योगदान तथा उद्योगों पर आधारित जनसंख्या में कमी। दोनों तथ्यों से पता चलने पर उद्योगों की विनाश की पहचान हो जाती है। यहाँ दिया गया है। अगला है, अनौद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनौद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो आप इसे देख लें, यहाँ प्रभाव दे दिया गया है। भारत के विश्व प्रसिद्ध उद्योग एक करके
एक एक करके नष्ट होते गए और इसके फलस्वरूप भारत की आर्थिक प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची। विश्व के समृद्ध देश भारत की गणना आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में होने लगी। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रभाव पड़ने लगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसे देख लें। मुख्य प्रेरणादायक विचार में देखिए क्या होता है कि देखिए तर्कवाद और विश्व व्यापकवाद, ठीक है, व्यापकतावाद, दो महत्वपूर्ण विचारधारणाएं थीं जिन्होंने आंदोलनों और उनके नेताओं को प्रभावित किया। पहला यहाँ पे है तर्कवाद, ये इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। दूसरा है विश्व व्यापकतावाद, पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। विश्व व्यापकतावाद 19वीं शताब्दी की एक अन्य महत्वपूर्ण विचारधारा थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखती थी तथा सभी धर्मों में सहमति समाहित होकर एक होने पर बल देती थी। राम मोहन राय ने शुरू में ब्राह्मण समाज के विश्व धर्म के रूप में प्रदर्शित किया। सैयद अहमद खान ने विचारों के अनुसार वे सभी पैगंबरों का एक ही संदेश था, चाहे सभी अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित हो। ठीक है, देखिए प्रमुख सुधार आंदोलन, ठीक, राम मोहन राय के विचार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक, आप इसे देख लेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान में पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रमुख रुझानों की चर्चा कीजिए, तो यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, नरम दल और गरम दल के कार्य पद्धति की भिन्नताओं की चर्चा कीजिए। तो नरम दल और गरम दल, देखिए नरम दल क्या है, कांग्रेस का प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को नरम दल की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श करके हल्के फुल्के संवैधानिक सुधारों, आर्थिक सहायता, प्रशासकीय पुनर्संगठन तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग करता था। ठीक है, नरम दल के नेता मानते थे कि नौकरशाही भारत में नागरिकों और उनके अधिकारों के बीच रुकावट है। इंग्लैंड में अंग्रेज़ों तक भारत की दशा की सही तस्वीर जानने से स्थिति में सुधार आएगा। इसका वार्षिक अधिवेशन 3 दिन तक चलता था, इसमें विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाता था। अपने पहले चरण 1885 से लेकर के 1905 में कांग्रेस की मुख्य मांगे इस प्रकार थी, यानी देखिए यहाँ पे जो थी यहाँ पे दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए गरम दल यहाँ से स्टार्ट होता है। गरम दल शुरुआत में कांग्रेस एक सुसंगठित राजनीतिक संगठन नहीं था, इसकी कोई नियमित सदस्यता या केंद्रीय कार्यालय नहीं था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरा आंसर है। आंसर लंबा ना है, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आता है, इसीलिए आंसर लंबा आपको देना पड़ता है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की राष्ट्रीय योजना उभारने में भूमिका की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये करजन की बंगाल को विभाजित करने की योजना के आधार पर 1905 को भारत सरकार ने नए प्रांत पूर्वी बंगाल तथा असम के बनाए जाने की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के तथा उसके 4.15 करोड़ लोगों के विभाजन के बाद यह नया प्रांत अस्तित्व में आ गया। बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन हालांकि नरमपंथियों ने ही चलाया, किंतु इसमें तीव्र प्रचार था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने, सिखों के भाईचारे को गुरु नानक से गुरु गोविंद तक किस प्रकार सुदृढ़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है आंसर, आप इसे देख लेंगे। मिसलों का उदय कैसे हुआ, सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या थी, क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाना है, इसलिए आप इसको देखते जाएं सिर्फ और आप पढ़ते जाएं। मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका। ठीक है, मैसूर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे अच्छे तरीके से। मैसूर के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से भी आप लिख दीजिएगा, तो आपके नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के प्रयास, यानी कि जो हुआ था उस समय मैसूर के ही वक्त में।
रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। नौकरशाही के दमन चक्र, मध्यादेशज, देश राज और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा कठोरता बरते जाने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष पनप रहा था, ठीक है। इस तरीके से रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह हुआ। अगला यहाँ पे सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रिया के विस्तार में चर्चा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च जो है यहाँ पे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एक अधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया, ठीक है। इस आंदोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। नमक आंदोलन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर आप लिख दीजिएगा, तो आपका मिल जाएगा नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन था बाज़ार हमेशा थे, तो बाज़ार हमेशा थे इसका आप उसमें उस वीडियो में मैंने उसको डाल दिया है अच्छे तरीके से समझा करके। चलिए यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। असहयोग आंदोलन देखिए क्या है। 1920 से लेकर 1921 में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 2 जन आंदोलनों का उदय हुआ। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, जो अलग अलग समस्याओं पर आधारित थे, लेकिन दोनों में ही अहिंसात्मक प्रदर्शन हुए। प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रभाव ने इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। पहला था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के विघटन के खिलाफ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान की शक्ति को तोड़ने और उसके क्षेत्र को विखंडित करने का ब्रिटिश प्रयास भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ है। 1919 के शुरुआत में एक खिलाफत समिति को प्रसिद्ध किया गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। उसी का आंसर यहाँ पे अभी भी है, देखिए यहाँ पे है असहयोग आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आप देख लेंगे। असहयोग आंदोलन जो था यह 1921 से शुरू में ही असहयोग का बहिष्कार किए जोर शोर से प्रचार शुरू हो गया था। हालांकि आंदोलन के विभिन्न चरणों में केंद्रीय मुद्दे बदलते रहे। जनवरी से मार्च 1921 का प्रथम चरण विद्यालयों, कॉलेजों, कानूनी अदालतों के बहिष्कार तथा चरखे के प्रयोग पर केंद्रित था, ठीक है। इस तरीके से देखिए। अगला है आंदोलन के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रिया और आंदोलन का अंत, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, या सांप्रदायिकता क्या है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता से कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, आप ये भी आंसर लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। सामान्य सांप्रदायिकता को एक ऐसी धारणा के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके अनुसार समान धर्म वाले लोग के बीच समान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक हित और असीमताएँ हो, अर्थात सांप्रदायिकता के अनुसार धर्म समाज का आधार तथा समाज के विभाजन की आधारभूत इकाई तैयार करता है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, उसी का आंसर है ये। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पृथक निर्वाचन मंडल से आप क्या समझते हैं। देखिए निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचन मंडल बात एक ही है, ठीक है। अगर निर्वाचक मंडल के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। निर्वाचन मंडल का अर्थ चुनाव क्षेत्रों, मतदाताओं और निर्वाचित उम्मीदवारों को धर्म के आधार पर समूहों में बांटना था।
निर्वाचन मंडल का ये अर्थ था। लखनऊ समझौता पर एक टिप्पणी लिखें। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस पुनः प्रवेश हुआ था। इस अधिवेशन की दूसरी सबसे अहम उपलब्धि थी लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता के बारे में इसमें दे दिए गए हैं। बंगाल विभाजन को रद्द करने से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। संक्षेप में कैबिनेट मिशन योजना की चर्चा कीजिए। अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना, अगर इसके रिलेटेड से क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख बिंदु जो थे यहाँ पे दिया है। अगला है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। संविधान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख देंगे उसमें, तो आपका नंबर मिल जाएगा। ये पूरा फुल्ली गारंटी है। ठीक है, देखिए, संविधान सभा का तात्पर्य व्यक्तियों को ऐसे समुदाय से है जो एक स्थान पर इकट्ठे होकर विचार विमर्श द्वारा संविधान की रचना करते हैं। 17वीं एवं 18वीं सदी की प्रजातांत्रिक क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मौलिक कानून का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कार्यप्रणाली दे दिया गया है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको इसमें दे दिया गया है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे अच्छे तरीके से। संविधान रचना केवल दक्षिण अफ्रीका का ही एक विशेषता नहीं, प्रत्येक देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और अश्वेत लोगों के समान कटुतापूर्ण नहीं होंगे। लेबर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। लेबर पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की जीत का भारत की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, लेबर पार्टी जो थे उनके बारे में इसमें दिया गया है। अगर सिर्फ लेबर पार्टी ही आ जाए क्वेश्चन तो आप ये भी लिख देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये उसी का आंसर है। अभी संविधान सभा की संरचना, गठन और कार्यप्रणाली को संक्षेप में वर्णन करें। ये तो मैंने पहले भी दे दिया है, फिर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना से मार्ग भिन्न होना। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत सरकार के सचिव ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सुझाव यहाँ पे दे दिया है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे इसमें दिया गया है उनका टॉपिक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारकों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अब देखिए, उग्र राष्ट्रवाद के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसमें से भी आंसर लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिखते हैं, टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। किसी भी आंदोलन की सफलता जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। इस स्वदेशी आंदोलन में इसका अभाव रहा। सांप्रदायिक झगड़ों ने न सुलझा पाने के कारण 1907 के मध्य तक भी स्वदेशी आंदोलन चरम तक नहीं पहुंची। भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षाएं दिया है यहाँ पे। पहला यहाँ पे अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता, देख लीजिएगा इसे अच्छे से। प्रारंभिक कांग्रेस की प्रणाली, इसे भी देख लीजिएगा। विद्यासागर और विवेकानंद, ठीक है, इन दोनों के बारे में इसमें दिया है, आप इसे देख लेंगे। वैसे तो ये पहले से आप जानते भी होंगे।
बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन बहुत कम है, आंसर सिर्फ लंबा होने की वजह से PDF लंबा हो गया है। और राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना। आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग, ठीक है, आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से भी आप आंसर लिखेंगे तो आपका नंबर मिलेगा। व्यापारिक पूंजी या उपनिवेशवाद के मुक्त व्यापार चरण का संक्षेप में वर्णन करें, यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए, उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण को मुक्त व्यापार का चरण भी कहा जाता है। यह व्यापार के द्वारा शोषण काल का था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। हाँ, और आपने अभी तक असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप असाइनमेंट का भी क्वेश्चन देख लेंगे, और जो BHIC 133 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे भी आप देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान अधिशेष निष्कासन का शोषण के मूल रूपों के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उसमें भी बताया था। देखिए, जैसे कि उपनिवेशवाद के चरण थे वो 3 चरण थे, ठीक है। पहला चरण था, फिर से द्वितीय, और फिर तृतीय, ठीक है। तो इसमें अभी द्वितीय और तृतीय के बारे में दे दिया गया। देखिए, द्वितीय चरण, ठीक है, मुक्त व्यापार का भी चरण भी कहा जाता है, इस बारे में पहले भी हम लोग पढ़े, ठीक है। ठीक है, इसे आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें भी लिख देते हैं। एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार, छोटे छोटे टॉपिक में भी आ सकता है क्वेश्चन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महलवाड़ी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, महलवाड़ी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा और मार्क्स आपका मिल जाएगा। रैयतवाड़ी के तहत कर निर्धारण, अब रैयतवाड़ी के भी रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आता है ये सारे लिख देंगे आप उसमें, जो भी इसमें आपको, तो आपको मिल जाएगा नंबर। रैयतवाड़ी सिद्धांत और उसका व्यवहार यहाँ दिया है। मुनरों के बारे से अगर क्वेश्चन का आता है तो आप यही आंसर लिखेंगे। मुनरों ने अपने नियंत्रणाधीन जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया था, है ना, ये लिख देंगे आप तो मिल जाएगा नंबर। महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे एकदम पूरा फुली डिटेल्स के साथ दे दिया गया है, और महलवाड़ी सिद्धांत और व्यवहार यहाँ दिया है। आप इसे देख लेंगे अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो इस PDF को ही डायरेक्ट ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। महलवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव, बस और ज़्यादा नहीं है। सिराजुल-दौला और ब्रिटिश आ सकता है, बंगाल के जो नवाब थे, सिराजुल-दौला भी बंगाल का नवाब ही था, ठीक है। मीर कासिम, मीर जाफ़र के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है आपको उस वीडियोज़ में। अगर उस वीडियो को अगर अच्छे से ध्यान से देख लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, प्लासी की लड़ाई के बारे में दिया है। यहाँ पे आप इसे देख लेंगे अच्छे तरीके से। बक्सर की लड़ाई तो मैंने बता दिया। देखिए, बंगाल के नवाब अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम क्यों नहीं रहे, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ हर तरफ से चढ़ाई किए रहते थे, ठीक है। और जो नवाब लोग थे वो थोड़े थोड़े चीज़ों में बहुत एक नवाब दूसरे नवाब का अंदर से दुश्मन था और बाहर से दोस्त रहता था। इसी सब चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते थे, जिसकी वजह से ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के परिणाम पर प्रकाश डालें, ठीक। अब देखिए, 1857 के कारण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि क्या कारण थे, उसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी। तो देखिए, प्रमुख घटनाएं का तो इसमें मैंने दे दिया है, कारण था तो इसको उस वीडियो में मैंने बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ये भी लिख देंगे आप कारण में, इसको अपने तरफ से थोड़ा सा बना करके, तो आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए, 1857 के विरोध की प्रमुख घटनाएं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1857 में भारत की नियमित सेना में लगभग 45,000 यूरोपीय और 2,32,000 भारतीय थे, ठीक है। अब इस ऐसे सेना का विद्रोह हुआ, फिर से आपको देखिए सेना का विद्रोह हो गया।
जन विद्रोह हुआ। ठीक, बगावती संस्थाएं के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, यही आंसर लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। सिख राज्य के स्वरूप पर चर्चा कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है सिख राज्य। सिखों के बारे में जो भी आएगा ये क्वेश्चन आप लिख देंगे, मिल जाएगा। सिख राज्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। चलिए, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बताए थे ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे अच्छे तरीके से अगर देख लिए होंगे और आप इसे पढ़ लिए होंगे तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका यूज़ करें या स्कैनर का यूज़ करके आप जुड़ सकते हैं या सर्च मार करके जुड़ सकते हैं ऑल स्टडी पॉइंट। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। अगर हमारे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, और अगर आपके अंदर कोई बात हो, यानी कि अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो ज़रूर हम उस पर फॉलो करेंगे, राइट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।